नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं आपके साथ आलोक। कहते हैं विकास का रास्ता सड़कों से होकर के गुजरता है और आज इसी की वानगी आज पेश हुए यूपी के बजट में साफ तौर पर नजर आई, जहां पर एक्सप्रेसवे, सड़क निर्माण संबंधी तमाम सारी योजनाओं का जिक्र किया गया और इसी के साथ साथ विकास की जो तमाम सारी योजनाएं हैं और इसी एक्सप्रेसवे के विकास के जरिए ही योगी सरकार कहीं ना कहीं विकास का नया नेटवर्क या यूं कहें कि विकास का एक नया खाका जनता के सामने पेश हुआ है। एक लंबे चौड़े जिस तरीके से पेश हुए बजट के जरिए कहीं ना कहीं अगर बात करें, युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, किसानों की बात करें, इसी के साथ साथ एक बड़ी आबादी को खुश करने की कोशिश की गई है। और बड़ी बात यह है कि आने वाले सालों में कितना इसका अक्स दिखा जा रहा है 2024 के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें। और इसी के साथ साथ बड़ी बात यह है कि आज किसको क्या मिला इस पर भी बात करेंगे। और एक खास बात जो नजर आई इस वक्त, भगवा वर्सेस शेरवानी, अखिलेश यादव एक नए तेवर में, एक नए कलेवर में भी आज नजर आए और ये नया तेवर, नया कलेवर अपने पीछे तमाम सारे सवाल छोड़ गया है। क्या गांधी की खादी की अब जरूरत नहीं रही? कुछ ऐसे सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सबसे पहले सुनना चाहेंगे बजट को लेकर के क्या प्रतिक्रियाएं हैं। यह बजट उत्तर प्रदेश के त्वरित, सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को प्रस्तुत करने वाला बजट है। जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी गांव में रहती हो और खेती और किसानी पर निर्भर करती हो, किसानों को निराश किया है। जहां नौजवान उम्मीद लगा करके लगातार इस बैठे कि रोजगार नौकरी का कुछ रास्ते खुलेंगे, नौजवानों को निराश किया है, महिलाओं को निराश किया है इस बजट ने। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि दिशाहीन बजट है। तो कोई कह रहा है इसे एक लंबा चौड़ा बजट, हर तबके को खुश करने की, हर तबके को साधने के लिए कोशिश की गई है, तो कोई इस बजट को दिशाहीन, तथ्यहीन बता रहा है। लेकिन असल में जनता को क्या कुछ मिलेगा और क्या कुछ अब तक मिलता आया है इन बजट के जरिए, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानेंगे और समझेंगे। बड़ा और हेल्दी पैनल आज हमारे साथ डिबेट में जुड़ा हुआ है। बिना कुछ देर के आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का सबसे पहले तारुफ कराते हैं। अशोक पांडे जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। अशोक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुधा मिश्रा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। सुधा जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ, प्रवक्ता आरएलडी। रोहित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। दिलीप यशवर्धन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। दिलीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ फराज किदवाई जी भी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। फराज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को विस्तार दूं, पूछूं। मैं अशोक पांडे जी सीधे से आप ही के पास आ रहा हूं। एक बड़ा लंबा चौड़ा बजट, हर तबके को खुश करने के लिए और सबके विकास की बात की गई है, महिलाओं की भी बात की गई है, बेरोजगारों की भी उसमें बात की गई है, उसमें युवाओं की भी, उसमें स्वास्थ्य को लेकर के। आपके नजरिए से जरा मैं सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जी देखिए, निश्चित तौर पे 6,90,000 करोड़ का जो बजट है, निश्चित तौर पे इस बजट को अगर देखेंगे तो खास करके एक जो आधी आबादी है, महिलाओं, किसानों, नौजवानों के हितों का बजट है। और निश्चित तौर पे मैंने देखा, अगर एक आम आदमी के भावनाओं को प्रसन्न करने वाला और उत्तर प्रदेश के विकास के दौर को गति देने वाला एक बजट है। अंतिम आदमी के झोपड़ी में चिराग जलाने का प्रयास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके उन्नति का रास्ता है। जैसे किसान, जैसे नौजवानों को 40,000 नौकरियां देने की बात है, सुमंगल योजना महिलाओं की, उनके शादी के लिए बजट या कृषि संयंत्रों के खरीद के लिए, कृषि काम के लिए अनेकों, ये अंतिम आदमी के विकास का बजट है, ये मैं कह सकता हूं। चलिए, जिस अंत्योदय तक बात की जाती है उसका अक्स इस बजट में साफ तौर पर यानी कि देखा जा सकता है।
मैं सुधा मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, उसमें आधी आबादी की भी बात की गई है, महिला सशक्तिकरण की बात की गई। अगर मेरा ये कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक महिला के तौर पर ये आपसे मैं इस टिप्पणी चाहूंगा कि किस तरीके से आपकी क्या प्रतिक्रिया है जब महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, महिलाओं के उत्थान की बात की जा रही है। सुधा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, सुधा जी के पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को लगातार बता रहा हूं कि योगी सरकार का मेगा ये बजट है और यूपी बजट में किसको क्या कुछ मिला है और 2024 से पहले बजट में क्या कुछ खास रहा और बजट से तय होगी 2024 की कहानी। एक बार फराज किदवई जी हमारे साथ जुड़ गए। फराज किदवई जी, अगर बात करें मैं बजट को लेकर, देखिए सरकार अपनी तरफ से दावे कर रही कि सबके लिए है, इसमें भी सबका साथ सबका विकास का अक्स देखा जा रहा है, लेकिन आप लोगों ने इस बजट को दिशाहीन बताया किस तरीके से पार्टी की तरफ से, तो कैसे ये दिशाहीन ये बजट है? देखिए आलोक जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसको इस बजट को दिशाहीन बताया है। हाँ हाँ। और मेरा एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे विद्वान प्रवक्ता हैं उनसे कि देखिए, बजट को पेश करना, आप 6,90,000 करोड़ का अगर बजट पेश कर रहे हैं, आप 15 लाख करोड़ का बजट पेश कर दिए, लेकिन जो आपने बजट में चीजें दिखाई हैं या जो आपने प्लानिंग की है, उस प्लानिंग को अचीव करने का आपके पास मोडस ऑपरेंडी क्या है, पॉइंट नंबर 1। बाकी आप नौकरी कैसे बढ़ाएंगे प्रदेश में, इस बात का जवाब दीजिए। जो इनकम इनइक्वालिटी है आलोक जी, जो देश में और प्रदेश में, उसको कैसे एड्रेस करेंगे? अगर हम देश की बात करें तो 84% ऑफ द पॉपुलेशन की जो इनकम है वो कम हो गई है, वो कैसे एड्रेस होगी? उत्तर प्रदेश में 65% ऑफ द टोटल जो हमारा डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर पे है। आप एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे बूस्ट लाएंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर में जब तक के किसानों की, आपने बोला था कि 2022 में आय दुगनी हो जाएगी, वो आय अभी 27 रुपए पर डे के ऊपर अभी किसान कहीं पे रोम अराउंड कर रहा है। अगर आप किसानों की आय देखिए तो जो कल्टीवेशन इनकम है किसानों की, वो कल्टीवेशन इनकम 2014 वर्सेस 2022 में 40% से अराउंड 32% के आसपास आ गई है। किसान आज मजदूरी करने को बेबस है। दूसरी बात आलोक जी ये है कि अगर हम बजट की बात कर रहे हैं तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही। अगर कोई बच्चे का नया सिलेबस आता है स्कूल में तो हम ये भी तो देखेंगे ना कि पिछले 2-3 साल में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। जब 2022 के इलेक्शन आलोक जी शुरू हो रहे थे जी। तो आप लोगों ने भी माननीय चीफ मिनिस्टर साहब का, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका आपने एक ट्वीट पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले 5 साल में जो उन्होंने काम किए हैं, अगर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट 2022 में नहीं दिया तो उत्तर प्रदेश का हाल केरल, वेस्ट बंगाल और जम्मू कश्मीर जैसा हो जाएगा। अब मैं आपके सामने जो पास्ट परफॉर्मेंस उनकी पिछली सरकार की रही है उसके 6 या 7 आंकड़े रखना चाहता हूं। देखिए, अभी आपने मेरी साथी मित्र कांग्रेस की जो प्रवक्ता है उनसे एक सवाल पूछा था वुमेन के बारे में जी। तो उस टाइम आपसे शायद उनका कनेक्शन नहीं हो पाया था। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो हमारे जो उत्तर प्रदेश में 15 साल से और 49 साल के बीच की जो महिलाएं हैं, उनमें से अगर 10+ ईयर्स अगर आप उनके स्कूल में निकालिएगा कि 10 साल या उससे ज्यादा की स्कूल में गई हैं कि नहीं गई हैं, तो जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे थे कि अगर इनको वो हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिला तो उसका हाल केरल, जम्मू कश्मीर और वेस्ट बंगाल का जैसा हो जाएगा, तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नेशनल एवरेज है वुमेन स्कूल गोइंग वुमेन का 15 से 49 साल के बीच में वो 41% है, और 41% है, और केरल का 77% है, जम्मू कश्मीर का 76% है, और हमारा 39% है। देखिए, जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। आप बड़े से बड़े वादे कर दिए। अगर आप 360 डिग्री आलोक जी डेवलपमेंट की अगर आप बात करते हैं तो 360 डिग्री डेवलपमेंट तो उत्तर प्रदेश में 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू किया है। उन्होंने आगरा एक्सप्रेसवे बनाकर के एक नजीर पेश की कि एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया उत्तर प्रदेश सरकार ने। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में इतना बढ़िया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आज तक कभी नहीं था, उसकी आधारशिला उन्होंने रखी। अखिलेश यादव जी जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने तो लीडरशिप बाय एग्जाम्पल देकर के उत्तर प्रदेश बिल्कुल एक अच्छा उन्होंने नेतृत्व किया, और उसके बाद भी किस तरीके से जनता का क्या मैंडेट रहा
इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हम आज आए हुए पेश हुए बजट को लेकर के बात कर रहे हैं। मैं एक बार रोहित अग्रवाल जी आपके पास आ रहा हूं। रोहित जी, कुल मिलाकर के लगातार जिस तरीके से जब कभी भी बजट आता है या कोई परिघटना होती है, अगर किसानों को लेकर के, क्योंकि आप लोगों की जो राजनीति रहती है किसानों के लिए, किसानों के सरोकारों से जुड़ी रहती है, आज के इस बजट में अगर मैं बात करूं तो आपको किसानों के हितों को लेकर के क्या कुछ नजर आ रहा? रोहित जी। देखिए आलोक जी, एक बात बिल्कुल साफ कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने कि ये सिर्फ जुमलों की सरकार बन के रह गई है और ये कागजी विकास ही दिखाने पे उतारू है। ये जनता को असल धरातल पे विकास देने के लिए असक्षम सरकार है, क्योंकि आज दूसरे कार्यकाल का अगर दूसरा बजट है उसमें भी आप अगर कुछ नहीं दे पा रहे हैं जो धरातल पे उतर सके, तो ये साफ हो जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आप जनता को कहीं ना कहीं ये ठगी करना चाहते हैं जनता के साथ, क्योंकि आपने किसके लिए दिया है? ना तो आपने किसानों के लिए कुछ दिया। भाई आपने खुद वादा किया था ना किसान की आय दोगुनी करने का 2022 में, अब आप 2023 में आ गए हैं, उसके बाद भी आपके पास कोई ऐसी कार्य योजना आपने इस बजट के अंदर कोई आपने ऐसी व्यवस्था नहीं की। जबकि हमने डिमांड की थी कि कम से कम जो गन्ना किसानों का भुगतान है उसके लिए आप एक फंड एलोकेट करिए, जिस फंड के तहत आप उसका भुगतान कर सके, क्योंकि गन्ना किसान जो मिल पे गन्ना गिराता है वो सरकार की जिम्मेदारी पे गिराता है। सरकार तय करती है ना कि वो किसान किस मिल पे गन्ना गिराएगा। उसके बाद अगर उसको भुगतान नहीं मिल रहा है तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि गन्ना किसान को भुगतान मिले, तो उसकी भी आपकी कोई व्यवस्था नहीं है। गन्ना किसान के जब रेट की बात आती है वो भी आप नहीं बढ़ाने का काम करते हो। आलू की फसल आज निकल रही है, आलू के ऊपर हमने MSP की बात की थी, उसके लिए भी आपने कोई इसके अंदर प्रोविजनिंग नहीं की है। जो एक बड़ा किसान आंदोलन देश में हुआ था उसमें केंद्र सरकार ने भी वादा किया था कि MSP को गारंटी करने की तरफ कदम उठाएंगे, वो भी कहीं भी ना तो केंद्र के बजट में दिखा ना आज स्टेट के बजट में दिखा कि आपने उसके लिए कोई प्रोविजनिंग की हो। उल्टा ये है कि जो बजट है उसको आप कहीं ना कहीं जनता को के लिए गुमराह करने वाला बजट देने की आप कोशिश करते हो। आप अलग अलग सेक्टर्स में इस तरीके से उस बजट को बांटते हो जो जनता के समझ के परे हो जाता है। रोहित जी, मैं भी पढ़त में आप ही के पास आ रहा हूं कि किसानों के हितों के लिए किस तरीके से खजाना खोला है जिसमें 7,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं, शोध अनुसंधान जैसी चीजें हैं, कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, अयोध्या बांधा, इसमें 35 करोड़ रुपए की कई ऐसी योजनाएं जो प्रस्तावित हैं। इतना ही नहीं, दुग्धशाला जो है विकास की और दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति भी, ऐसी तमाम सारी चीजों का उसमें जिक्र है। मैं आपको बताऊं आलोक जी, अभी करंट में जो गन्ना किसान एक समस्या से जूझ रहा है कि इस साल की जो गन्ने की फसल है उसमें कीड़ा लग गया है, और वो कौन सा कीड़ा है ये अभी तक किसान को भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है और जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि साहब हम R&D कर रहे हैं किसान के लिए, हम बताएंगे किसान को कि कौन सी मिट्टी में कौन सी गन्ना बोना है, कितनी खाद डालनी है, कितना पानी डालना है, वो अभी तक ये नहीं बता पाया है कि कौन सी दवा डालो कि वो कीड़ा मर जाए। नहीं, मेरी पूरी बात तो आती ना बातें आदि फंस जाएगी। भाई आप जो फसल के अंदर कीड़ा लगा है उसका समाधान नहीं दे पा रहे हो किसान को, और आप 7,000 करोड़ रुपए आप उसकी R&D के लिए आप एलोकेशन की बात कर रहे हो। अरे आप गुमराह क्यों कर रहे हो? कम से कम जो उसके तुरंत उसको जो लाभ देना है आपको कि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है उसके लिए प्रोविजनिंग करनी चाहिए थी ना आपको। चलिए, किसानों की समस्याएं जस की तस हैं, चाहे 2022 तक का आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा हो, चाहे उनकी सब्सिडी को लेकर के हो, चाहे कृषि उपकरणों को लेकर के हो, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज को लेकर के हो, ये ऐसी समस्याएं हैं जो लगातार पिछले कई सालों से बनी हुई हैं। इतने तमाम सरकारें आई, बदली गई और बजट भी आए, लेकिन किसानों की समस्याएं जस की तस हैं। अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा, अभी आप सुनते रहिए अभी सारे सवालों के, क्योंकि आपको जवाब देना होगा। मैं एक बार सुधा जी आपके पास आ रहा हूं। सुधा जी, अगर आपको मेरी आवाज स्पष्ट रूप से मिल रही हो तो मेरा सवाल आपसे यही है, एक कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर तो है ही, लेकिन महिला के तौर पर भी आपसे चाहूंगा कि आप एक टिप्पणी दें कि महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही, उनके उत्थान की बात की जा रही, उसकी बानगी, उसका अक्स इस बजट में कितना आप देख पा रही हैं? सुधा जी। जी आलोक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम आपको सुन पा रहे हैं। जी आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोक लुभावन बजट उस बार भी था, 2022 का भी था, और लोक लुभावन इस बार भी है। मैं इन शब्दों का प्रयोग, क्योंकि आपने कहा कि महिला होने के नाते, तो वो वानगी हम देख चुके हैं अभी कुछ दिन पहले ही कि महिलाओं के साथ इस प्रदेश में क्या हो रहा है, उसको मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ पे चूंकि बजट की बात चल रही है और बजट में जो विकास का जो सबसे बड़ा एक तरीका होता है विकास हो कैसे रहा है जानने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, दो चीजें ऐसी हैं
जो आपकी नीतियों को और आपके पॉलिसीज को दिखाते हैं कि आप कितना अपने प्रदेश की जनता के साथ करना चाहते हैं। उसके लिए स्वास्थ्य आपका कैसा है, स्वास्थ्य के लिए आपकी पॉलिसीज क्या क्या है, आपकी नीतियां कैसी कैसी हैं, और जो नीतियां पिछले बजट में आपने जो डिफाइन किया था, बताया था, प्रस्तावित किया था, उन पे कितना काम हुआ। और अभी जिस बजट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कंपेयर तो होगा कि पिछले बजट में क्या बातें की गई थी और इस बजट में क्या बातें की गई, लेकिन हुआ कितना। आलोक जी, अगर हम तथ्यों की बात करें, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए तथ्यों की बात करें और नीति आयोग के द्वारा दिए गए तथ्यों की बात करें, तो हम गरीबी में उन प्रथम 5 राज्यों में से 4 राज्य भाजपा शासित हैं जो गरीबी में उच्चतम स्तर पे हैं। उसके अलावा उसमें अपना उत्तर प्रदेश भी आता है। सारी बातों में जब हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात पे मैं चर्चा कर रही हूँ, सड़कें, फ्लाईओवर, गलियां, ये सब जो होते हैं ना, आप भी जानते हैं कि हमारी आधारभूत संरचना के विकास के माध्यम होते हैं, ये विकास नहीं होते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश और देश में आजकल क्या हो गया, सड़कों को सीधे विकास का वो मान दिया जाता है। हमारा विकास का जो मुख्य कसौटी है, वानगी जो दिखाता है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य दिखाता है। अभी हालिया आपने देखा कि 30 पॉलिटेक्निक्स को प्राइवेट कर दिया गया। क्या हमारे शिक्षा के बारे में जो मद और मादा रखा गया था, क्या उनको हम लागू कर पाए? पहला मेरा प्रश्न। दूसरा मेरा प्रश्न है, चूंकि अशोक भाई बैठे हुए हैं, पंजीकृत निर्माण की जब बात की गई थी तो वहां पे जो बच्चे श्रमिकों के होते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, इसके पहले वाले में आवासीय विद्यालयों की बात की गई थी, उसमें 300 करोड़ रुपए का मद भी दिया गया था। मैं जानना चाहूंगी कि वो मद के पैसे क्या खर्च किए गए, क्या आवासीय विद्यालय बन पाए? क्योंकि जब हम अमृत काल कह देते हैं, हम कहते हैं अमृत वर्षा हो रही है, तो जो पहला था उसमें कितना हुआ और जो आज हम दे रहे हैं, नए नए शब्दों को गढ़ के आलोक जी, चूंकि मैं हिंदी की टीचर हूँ, मैं जानती हूँ नए नए शब्द ले आऊं और बोल दूं तो बहुत भारी होंगे, लेकिन उसका सच में जो तथ्यात्मक रूप से गहन विचार आप करेंगे तो क्या हुआ, क्या किया गया और क्या करने की बात की जा रही है, इस पे तथ्यों का निर्धारण करना सबसे जरूरी होता है। और मैं हर बार करती हूँ, जागरूक एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते कि शिक्षा और सुधा जी आपने कहा आप हिंदी के प्रोफेसर, फिर तो आपने आज भाषण भी बड़े ध्यान से सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा हमने तो समंदर के रुख बदले हैं, मोदी योगी ने सोचने के तरीके बदले हैं। क्यों सुधा जी? नहीं, ये रुख और जो मंजर बदले गए हैं ना, ये सिर्फ लोगों को उलझा के बदला गया है। काश वो विकास के नाम पे बदला गया होता, जिस प्रदेश के लोगों को ये बता दिया जाए कि विकास के नाम पर बदला गया होता। ये टीस, ये दर्द साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। मैं किसी राजनीतिक दल के पास आऊं, मैं इससे पहले दिलीप यशवर्धन जी आपके पास आ रहा हूं। ओवरऑल इस बजट को लेकर के, चाहे वो हर महिलाओं की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, रोजगार की बात करें, और सबसे बड़ी बात है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की डॉलर की बात करें, तो आप किस नजरिए से देख रहे हैं? जरा सबसे पहले मैं आपसे भी अब समझना चाहूंगा। ये तो राजनीतिक दलों की बात हो गई। आलोक जी, बजट का साधारण सा मतलब होता है कि पैसा सरकार के पास कहां से आएगा और सरकार उस पैसे को किन किन मदों में खर्चा करेगी। जी, जब भी डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होती हैं, तो खाली इस बात पर होती है कि सरकार ने पैसा कहां कहां खर्चा करने की बात करी या कहां खर्चा नहीं किया, लेकिन पैसा कहां से आएगा इस मद पर कभी बात नहीं होती। और जाहिर सी बात है कि अगर मेरी इनकम नहीं होगी तो मैं खर्चा कहां से करूंगा, और अगर बिना इनकम के मैं खर्चा कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं कर्जा लेकर के कर रहा हूं, या मेरी इनकम 10 रुपए और मैं 12 रुपए खर्चे का प्रोजेक्शन कर रहा हूं तो 2 रुपए का डेफिसिट अगेन मैं कर्जे से ही पूरा करूंगा। सरकार के पास जो पैसा आने के मद होते हैं उसमें सबसे मेजर होता है टैक्स। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के पास अब जो टैक्सेस के रूप में है वो हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, थोड़ा सा बिजली है, रजिस्ट्रेशन की फीस है, और जो सबसे बड़ा कलेक्शन होता है वो होता है स्टेट एक्साइज के रूप में। ये 4-5 मद हैं। इसके अलावा जो लोन देती है, लोन पर इंटरेस्ट लेती है, और इसके बाद अगर कोई डेफिसिट आता है तो वो डेफिसिट कर्जे से पूरा किया जाता है। और पिछले कई बजटों से, ये सारी सरकारों की बात कर रहा हूं मैं, पिछले कई बजटों से हर बजट में फिस्कल डेफिसिट देखने को मिल रहा है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब कि जितना मेरे पास आना है उससे ज्यादा जाने का मैंने प्रोजेक्शन कर दिया, और उस फिस्कल डेफिसिट को कोई सरकार घटा नहीं पा रही। इसका मतलब कि सरकार के जो दावे हैं वो जनता के हित में नहीं है। जनता के हित में इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए कर्जा उठाते हैं तो कर्जा लेने पर आप ब्याज देते हैं, तो वो ब्याज की वसूली आप कहां से करते हैं? वो जनता से करते हैं। अब बात आती है कि इस बजट में क्या है। इस बजट में जो खर्चे का मद है वो खर्चे का मद बड़ा डिस्क्रिप्टिव है और हर क्षेत्र को देने की कोशिश करी गई है।
एजुकेशन में भी अच्छा खासा पैसा बांटा है, रोड्स के लिए दिया है, सोशल सिक्योरिटी पर इस बार काफ़ी बजट एलोकेट किया गया है, मेट्रो प्रोजेक्ट्स पे बड़ा ध्यान दिया गया है, एक्सप्रेसवे को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, टूरिज्म को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, जॉब क्रिएशन को लेकर के, स्टार्टअप्स को लेकर के, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके वेलफेयर के लिए भी अच्छा खासा फंड अलॉट किया गया है, मेडिकल कॉलेजेस बनाने की बात करी गई है, सारी बातें करी गई हैं। लेकिन इन सारे डेवलपमेंट का जो अल्टीमेट बोझा है वो किसके ऊपर आएगा? वो इस प्रदेश की जनता के ऊपर आएगा। प्रदेश की जनता के ऊपर कोई राहत की बात नहीं करेगी कि कहीं हम पेट्रोल डीजल के दाम घटा देंगे। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटेंगे तो क्या होगा? हर चीज की दाम कॉरेस्पॉन्डिंगली बढ़ जाएगी। बिल्कुल, पेट्रोल डीजल हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, आलोक जी एक मिनट और सुन लीजिए। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स 3 से 4 गुना अभी 6 महीने पहले बढ़ाया गया था, उसमें कोई राहत देने की बात नहीं करी गई है। तो अल्टीमेटली जो डेवलपमेंट हो रहा है, मैं मान रहा हूं उस डेवलपमेंट को, लेकिन उस डेवलपमेंट की कॉस्ट मेरे ऊपर पीछे जनता ही, आम जनमानस ही प्रभावित है, सीधी सी बात है। मैं चलिए अशोक जी, आपने तमाम सारे सवालों के जवाब सुने होंगे। लोगों के ज़हन में एक सवाल है जिस तरीके से अगले 5 सालों में, मेरा सवाल सुनिएगा, अगले 5 सालों में प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर लाने वाला ये बजट है, लेकिन वर्तमान की जो जीडीपी है वो किस तरीके से है, उसको देखते हुए चीजें थोड़ी सी इनबैलेंस लग रही हैं। कैसे बैलेंस करेगी और कैसे आप विपक्ष को समझा पाएंगे तमाम सारी योजनाएं जो लेकर के आए हैं? घूम फिर के बाहर आम जनता पर ही पड़ रहा है। देखिए, आपको बता दें, हाँ, उत्तर प्रदेश में जब हम लोग आए थे, हमने शुरुआत की थी, आज तो बेरोजगारी की दर 14.17 से पहले 14 कुछ थी, आज 4 पे आ गई। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में जब हम आए थे तो उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण था, भ्रष्टाचार बढ़ गया था, उत्तर प्रदेश में कोई रोजगार लगाने को तैयार नहीं था। सर आप आंकड़े लाद दीजिए, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आम आदमी को राहत कहाँ? इस सवाल का जवाब बस दे दीजिए। हाँ, जब हम उत्तर प्रदेश में आए, हमने अपराध पे अंकुश लगाया, इंस्पेक्टर राज पे अंकुश लगाया, लोग व्यापार करने को तैयार हो गए यहाँ। और आज हालात है, उत्तर प्रदेश में हमने अच्छी सड़कें दी, बाईपास, चलिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, उससे निवेश भी आया, और अब निवेश के लिए कितना बड़ा क्या? रोहित जी से मैं एक सवाल कर लेता हूँ। रोहित जी, निवेश आया, G20 करा, सबमिट करा, इससे 50 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया, और उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरीके का प्लान है? रोहित जी, सुनिए, अब सुनिए, अब योजनाएं ना गिनाइए, अब खाली विपक्ष की भी सुनिए, विपक्ष को भी साथ लेकर चलिए। ठीक है, अशोक जी सुनेंगे, मैं रोहित जी के पास आ जाऊँ। रोहित जी, आपके पास बेसिक क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है? जी आलोक जी, एक स्थिति बिल्कुल ठीक है, सुन लीजिए अशोक जी, अशोक जी क्यों रटा बयान चाट रहे हो? अरे पता है, सुबह व्हाट्सएप पे भेज दिया गया है, एक तरह से पढ़ देना इसको, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे हो, पता है हमें। देखिए आलोक जी, अरे अशोक जी आपके गलत डेटा दिया है, अशोक जी को अपना, ठीक है, अशोक जी ने अपनी बात रखी, एक एक करके सुनेंगे, समय बहुत गलत डेटा प्रोड्यूस किया। मैं आ रहा हूँ, रोहित जी अपनी बात रखिए, फिर मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं बराबर से सबको मौका दे रहा हूँ। रोहित जी को सुन लेंगे, आप बताइए। नहीं, आपने गलत डेटा प्रोड्यूस किया है। प्लीज मैं आपको बताता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोहित अग्रवाल की मैं जिसे सवाल करूँ, इसको जवाब दे तो बेहतर होगा। अशोक जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, और जी, और फराज जी मैं आपके पास भी आऊंगा, क्योंकि अगर आपके पास सवाल है तो आपके पास जवाब भी है रखने के लिए। ठीक है, सुन तो लो, 3 मिनट से ज्यादा हो गया है। अशोक जी सुन तो लो, रोहित जी की सुनेंगे, फिर मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, अशोक जी सुनेंगे, और फराज जी मैं आपके पास भी आऊंगा। अभी रोहित जी के बाद मैं सीधे आपको मौका दूंगा। चलिए रोहित जी अपनी बात रखिए जल्दी से। ठीक है, तो देखिए स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है पूरी तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रवक्ताओं को एक लिखी हुई स्क्रिप्ट भेज देती है, उसको ये टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर अशोक जी से आप पूछ लीजिए अभी कि बजट में क्या क्या है, तो अशोक जी कुछ नहीं बता पाएंगे और एक घिसी पिटी स्पीच देंगे। तो बताइए, अच्छा ये 32.9 लाख करोड़ में कितने जीरो हैं, जरा बताइए। ये जो G20 में है, ये जो G20 में इन्वेस्टमेंट आया है 32.9 लाख करोड़ में कितने शून्य हैं? हम कहेंगे अरे अशोक जी, देखो मैंने कहा था स्क्रिप्ट पढ़ोगे, मैंने कहा था स्क्रिप्ट पढ़ोगे, मैंने कहा था स्क्रिप्ट पढ़ोगे, सवाल का जवाब नहीं दोगे, स्क्रिप्ट पढ़ोगे सवाल का जवाब नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको तो सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए। अच्छा फराज जी, मैं अब आपको मौका दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ तो रोहित जी आज मैथमेटिक्स के टीचर बन गए। बताओ बच्चों, करोड़ में कितने जीरो होते हैं? बताओ।
होते हैं, अब आप है ना? जी जी, चलिए सुनेंगे। अशोक जी, ठीक है, अपनी बात रखिए, मैं सेकंड राउंड में अब आऊंगा आपके पास। फराज किदवई जी अपनी बात रखिए। जी देखिए अशोक जी अभी अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा प्रोड्यूस कर रहे थे जी, मैं आपके चैनल पे, आपका चैनल बहुत देखिए महत्वपूर्ण चैनल है और उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी क्या बोला था कि मार्च 2017 में जब इनकी सरकार आई थी तो क्या था बताइए, आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। अशोक पांडे जी से पूछिए, जब इनकी सरकार आई थी मार्च 2017 में तो इन्होंने अभी बोला कि 14% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि एक सफेद झूठ है। 2.4% था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी मार्च 2017 में। आप ये डेटा करेक्ट कर लीजिएगा। इन्होंने 2.4% को बढ़ा करके 14% कर दिया है। ये प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं आलोक जी। चलिए कौन किसको गुमराह करता है? आज देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा, यूपी में बेरोजगारी की दर उन्होंने कहा घट करके 4.2% हो गई है। ये आंकड़ा 4.2 ये आज का आंकड़ा और सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि उन्होंने कहा इस चीज को। फराज जी 2.4% मार्च 2017 में भारत सरकार का डेटा है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर थी मार्च 2017 में। आप चेक करवा लीजिएगा, मार्च 2017 में 2.4 थी, जो अब करीब 4.5% के आसपास है। भारतीय जनता पार्टी जैसे जुमलेबाजी करती है, जैसे इनके नेता जुमलेबाजी करते हैं, जैसे ये जनता से झूठ बोलते हैं, वैसे इनके प्रवक्ता आपके जैसे प्रेस्टिजियस चैनल पर आकर के झूठ बोल करके जनता को गुमराह करते हैं। मेरा यहाँ पर आपसे अनुरोध है, इन लोगों से बोलिए कि झूठे और गलत डेटा नेशनल टीवी पर आकर के ना प्रोड्यूस करें और ना ही देश की भोली वाली जनता को गुमराह सर। झूठ और सच का फैसला हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम प्रवक्ता के तौर पर बुलाते हैं, हम एंकर के तौर पर होस्ट करते हैं, सवाल पूछते हैं आपकी क्या योजना है, और अगर विरोध है आपको, अगर दिशाहीन लग रहा है तो हम आपको भी मौका देते हैं, ठीक है ना? जी कि मार्च 2017 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट उत्तर प्रदेश में क्या था? 2 मिनट अब मैं तो आज उसी की बात कर रहा हूं, जिस बेरोजगारी दर की 4.2 जो डेटा है जो बताया गया, आज मुख्यमंत्री ने खुद पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा। लेकिन चीजें जो है, कुछ चीजें बेहतर होनी चाहिए, बस मकसद कहीं ना कहीं यह होना चाहिए। एक बार दिलीप जी मैं आपके पास आ रहा हूं। दिलीप जी, सारी कवायद के बीच, विकास की तमाम सारी योजनाओं के बीच, आज जो एक, अगर अखिलेश यादव की बात करें, एक तल तेवर में भी नजर आया, कि अलग उनका एक अंदाज नजर आया किस तरीके से शेरवानी में। तो एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवा में और दूसरी तरफ शेरवानी में नजर आए, तो इसकी दूरदर्शिता किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे परिदृश्य को, इस पूरे सिनेरियो को? दिलीप जी देखिए, वैसे तो किसी के पहनावे पे कोई कमेंट नहीं, बिल्कुल, ये अखिलेश जी की पर्सनल चॉइस है। और अखिलेश जी स्मार्ट भी लग रहे थे, यंग तो हैं ही, और आज थोड़ा ड्रेसिंग भी लग रहे थे, और शेरवानी कब उनके ऊपर अच्छी लग रही थी। शेरवानी पहन के जाने में कोई बुराई नहीं है। देखिए, या तो विधानसभा का कोई ड्रेस कोड होना चाहिए, ड्रेस कोड कोई है नहीं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो धोती और कुर्ता पहन के जाते हैं, भगवा कलर का हमेशा उनका फेवरेट ड्रेस है। क्या नाम, अखिलेश जी कुर्ता पैजामा और सदरी पहनते थे। ऑलमोस्ट जो कलर कॉम्बिनेशन है वो यही है, बस अटायर उन्होंने कुर्ता पजामा से हटा करके शेरवानी पहन लिया। तो शेरवानी पहन के जाना कहीं कोई बुराई नहीं है, इसका कोई राजनीतिक मतलब ना निकाला जाए। और अगर आप राजनीतिक मतलब निकालते हैं तो सिर्फ ये है कि हाँ, उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे को दिखाते हुए ड्रेस पहनी है, तो इन्होंने मुस्लिम कल्चर को दिखाते हुए ड्रेस पहन ली, क्योंकि शेरवानी जो है वो मुस्लिम कल्चर का पहनावा है। तो एक तरीके से हिंदू मुसलमान रोहित जी, मैंने कहा ना, मैंने पहले ही स्टेटमेंट में कह दिया था, मैंने कहा अगर इसका आप राजनीतिक मतलब निकालेंगे तो यूं कर सकते हैं। बाकी मैंने पहले ही कहा था कि किसी के पहनावे पे कोई रोक नहीं, लेकिन जो पहनावा जिस कल्चर को डिपिक्ट करता है उसको आप मना नहीं कर सकते हैं कि शेरवानी जो है वो मुस्लिम कल्चर को दर्शाती है। हिंदू एक शादी दिखा दी है जिसमें दूल्हे ने शेरवानी ना पहनी हो, वो शेरवानी अलग होती है, शेरवानी ना पहनी हो। नहीं, अच्छा रोहित जी आप अच्छा डिफाइन कीजिए। चलिए रोहित जी, क्योंकि वो आजम खान जो पहन करके आते थे वो कितने खूबसूरत लगते थे, वही शायद उसका उसमें देखा जा रहा है। जरा इस परिप्रेक्ष्य में जरा चाहूंगा आपकी। जो आजम खान साहब पहनते थे उसको अचकन कहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि लखनऊ में रह के और लखनऊ तहजीब के अगर कोई कपड़े पहन ले तो भारतीय जनता पार्टी को समस्या होने लगती है। देखिए, समस्या यहीं पे है कि कपड़ों में धर्म ढूंढा जा रहा है, टोपी में धर्म ढूंढा जा रहा है, शक्ल पे दाढ़ी पे धर्म ढूंढा जा रहा है, तो यहीं पे समस्या शुरू हो जाती है। क्या आप बताइए कि मतलब मुझे लगता है कि आलोक जी, अगर आपने भी अपनी शादी में पहना होगा तो आपने भी शेरवानी पहनी होगी, और यहां बैठे हुए पैनल पे मुझे लगता है सारे शादीशुदा हैं,
कोई एक व्यक्ति बता दे मुझे जिसने शेरवानी के अलावा कुछ पहना। अब रोहित जी आपने पहले कहा नहीं, अपनी शादी का एल्बम आज सब ले लेके आते, डिबेट पे बैठते, फिर इसी पे चर्चा करते। मैं तो आपको दिखा सकता हूं कि मैंने शेरवानी पहनी थी। जी जी, मैं तो आपको दिखा सकता हूं, फेसबुक पे भी हम देखते हैं, तो मैं तो आपको दिखा सकता हूं कि मैंने शेरवानी पहनी थी, और उसमें अच्छे भी बहुत लग रहे थे। तो देखिए स्थिति ये है कि धर्म, कपड़ों में धर्म ढूंढ के और भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करना चाहती है, और यहां पे बजट के अंदर जनता के हाथ में कुछ नहीं लगता है। आम जनमानस ढूंढ रहा है कि बजट में हमारे हिस्से क्या आया, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया है कि शेरवानी तो अब मुस्लिम परिवहन हो गया, जबकि लखनऊ की तहजीब में शेरवानी को बहुत ही सम्मान से देखा जाता है। और मुझे लगता है दिलीप जी बेहतर बता पाएंगे कि लखनऊ का जो हमारा कल्चर है उसके अंदर शेरवानी को हम लोग बहुत खास मौकों पे पहनते हैं, और आज बजट भी उसी तरीके का मैंने देखा कि इसका मतलब आज कुछ खास वो था। फराज जी क्या आप कहना चाहेंगे इस पार्टी पोशाक को लेकर के, या पोशाक पॉलिटिक्स को लेकर के? मैं ये फोटो दिखाना चाहूंगा। अच्छा ठीक है, जी जी जी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे, वो शेरवानी पहने खड़े हुए हैं। देखिए कई चीजें हैं। एक तो ये है कि कौन शेरवानी पहनेगा, मैं सदरी पहने हूं, आप सूट पहने हुए हैं। हमको कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21 ये परमिशन देता है, ये हमको इजाजत देता है कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे चलेंगे, कैसे फिरेंगे। तो इस पे बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे अभी भाई ने बोली थी जी, हमारे दिलीप भाई ने, भाई साहब ने, कि अभी बजट के बारे में चर्चा कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बोला था कि पैसा कैसे आएगा, कहां से आएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, और मैं दिलीप जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि साहब हमारी डबल इंजन की सरकार है, इनको पता ही नहीं है कि इनका जो बड़ा इंजन है ये इनके साथ क्या कर रहा है। पेट्रोल और डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी पिछले साल बढ़ाई गई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, वो स्पेशल केस में 13 बार बढ़ाई है। और जब स्पेशल केस में स्पेशल एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है तो उसमें स्टेट को कुछ नहीं मिलता है। यानी कि यहां पर जिनका जो बड़ा इंजन है वो छोटे इंजन के साथ नाइंसाफी कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में एक स्पीच दी थी। उनसे जब बातचीत कर रही थी कि अगर स्टेट राजी हो तो जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल को लाया जा सकता है। मतलब कैसी बातें कर रहे हैं आप। फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही कि अगर स्टेट राजी हो, अरे 16 स्टेट में सरकार आपकी है, 11+5 में जी। सेंटर के जो वोटिंग राइट्स हैं वो 33% हैं, स्टेट के पास अप्रोक्सीमेटली 2.3% है। अरे कल से आप शुरू करिए, जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाइए, अपने 16 राज्यों से बोलिए पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आइए। अभी जो 42% टैक्सेस लग रहे हैं वो घट करके अगर आपने मैक्सिमम जीएसटी में भी रखा तो 28% आएंगे, तो 15 से 20 रुपए पेट्रोल और डीजल में हमको राहत मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। लेकिन जो हम पेट्रोल और राहत की बात कर रहे हैं आज डिबेट में, मुझे लगता है कांग्रेस शासित राज्यों में वो पहले से कर चुकी राज्य सरकारें वैट में राहत देकर के कहीं ना कहीं। सुधा जी सवाल का जवाब देंगी मुझे लगता है बेहतर तरीके से। मैं दूसरी बात बोल रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, जरा सबका वर्जन मुझे ले लेने दीजिए सुधा जी, क्योंकि बात चली कांग्रेस शासित राज्यों में, क्योंकि उन्होंने वैट में कमी करके कहीं ना कहीं राहत पहुंचाई है। राजस्थान में इसकी वानगी देखी जा सकती है, छत्तीसगढ़ में देखी जा सकती है, क्यों सुधा जी? जी बिल्कुल आलोक जी, और चूंकि अमृत काल चल रहा है तो अमृत काल में आपके ऊपर विष वर्षा होगी, तो यहाँ पे ऐसे ही आपको छूट नहीं मिल सकती है। तो अमृत काल के जब भी बजट में आएंगे तो आपको ऐसे कोई भी छूट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम तो देश के वर्तमान समय में जी रहे हैं। अमृत काल में बिल्कुल नहीं जाएगी कि अमृत काल जैसा कोई चीज हमारे धर्मशास्त्र मैंने नहीं पढ़ा कि इस धरती पे अमृत काल कभी हो सकता है। लेकिन चूंकि भाई सरकार है, वो अपने अपने बातें और नए नए शब्दों को गढ़ के लोगों को भरमाने का पूरा प्रयास करती है। हमने वहाँ पे पेंशन भी लागू की, हमने वहाँ पे सिलेंडर भी 500 रुपए किया हुआ, जहाँ आप राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी चर्चा चल रही थी ना, एक्चुअली आलोक जी आपने शुरुआत में जिस बात को कह दिया था, वो बात जब आपने शुरू किया था डिबेट, आपने कहा था कि पहनावे पे बात आई थी, आपने उसको राजनीतिक रंग नहीं दिया था, लेकिन पूरा डिबेट उसी पे घूम गया। ये एक्चुअल में वर्तमान की जो डबल इंजन सरकार है वो इसी मसले पे चलती है पूरी तरह से। उसका बेस यही है कि कह दो कि हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन कह के वो ऐसी निकल जाती है कि इस बाकी लोग सब कुछ भूल के उनको लगता है कि बस अमृत वर्षा का बजट अभी अमृत बरसाएगा, जबकि आग बरस रही है। आग 72 प्लाट कोई एक व्यक्ति मंत्री ले लेता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन एक गाना गाने वाली लड़की पे कार्रवाई होने लगती है। ये अमृत काल के असल अग्नि वर्षा है जो हो रही है।
आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा था उसका उत्तर यही है कि आप करना क्या चाहते हैं, आप किस मद में कितना मद में खर्च करना चाहते हैं, आपका मादा क्या है। अपने डबल इंजन की सरकार में सोचिए ना, डबल इंजन इतना अच्छा होता तो क्या गाड़ियों में डबल इंजन न लग रहे होते। ये शब्द बनाने वाले पे मुझे तो मन करता है मैं मिलूं उस व्यक्ति से जिसने डबल इंजन की सरकार, उसके कहने के कारण हालत ये हो गई है कि न पहला इंजन काम करता है, दूसरा इंजन काम करता है, दोनों इंजन यहाँ फेल। तो बिल्कुल अब आप मिलिएगा और 2024 के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए और जनता के बीच जाइए और सवाल उठाइएगा और ये मुद्दे भी बनाइएगा। रोहित जी, जब वो अमृत काल की और अमृत मंथन की बात हो रही थी तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत तेज आई थी, जरा उसकी वजह जान सकते हैं क्या? देखिए, ऐसा है, हमारा संसार नश्वर है और ये जो जिस धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, ये उसी धर्म की थ्योरी है कि हमारे संसार के अंदर हर चीज़ नश्वर है। मैं भी नश्वर हूँ, आप भी नश्वर हैं, हम जो डिबेट कर रहे हैं इसमें यूज़ होने वाली हर चीज़ नश्वर है। और ऐसी स्थिति में अगर आप अमृत काल की बात कर रहे हैं तो मुझे बताइए कौन सा अमृत वर्षा कर रहे हैं आप? किसान बेहाल है, युवा बेरोजगार है। अरे भाई सुन तो लो भाई, बुलडोजर का अमृत काल। हाँ, नहीं देखो ऐसा है, किसान पूरी तरीके से बेहाल है, युवा बेरोजगार है, व्यापारी परेशान है, महिलाओं के साथ चीरहरण हो रहा है और बुलडोजर गरीबों के ऊपर चल रहा है। अब ये कौन सा अमृत काल लेके आए हो, ये तो बताओ, कोई एक वर्ग तो बताओ। सीधा सा एक सवाल, छोटा व्यापारी परेशान है, अमृत काल लेकर एक वर्ग बताओ कि अशोक जी, इस सवाल का जवाब है कुछ पंक्तियों के साथ। सुधर गई कानून व्यवस्था, उद्योगों की अलग जगी, यूपी बना ग्रोथ का इंजन, लहरों से सवाल कर डूब के खुद शहर पानी में। ये ईमानदारी की बात है, ये सच्चाई है। ये अशोक जी के टेलीप्रॉम्प्टर पे आ रहा था, आलोक जी आपने बोल दिया। इनको दिखाई नहीं दे रहा है। लिखी हुई लाइन आपके पास से पहुंच रही है। मंगला योजना में, समस्या यही तो पढ़ाई योजना में, उनके टेलीप्रॉम्प्टर और आप सुन रहे हैं उसको। और नौजवानों को लैपटॉप देने की बात, नौजवानों को 40,000 नौजवानों को रोजगार देने की बात, किसानों को 100%। अब आप लोगों ने एक साथ सवाल किए मिलकर, आप सुन लेने दीजिए अशोक जी को, सत्ता पक्ष की तरफ से अकेले जी का काम हमने किया। इनके जमाने में बिजली आना एक खबर थी, हमारे जमाने में बिजली जाना एक खबर है। ये लोग एक तरह से वो हरियाली में अंधेरे लोग जो होते हैं उन्हें विकास दिखाई नहीं देगा, इसीलिए जनता इनको हाशिए पर रख देती है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भी बिजली की बात की हमारे अशोक पांडे जी ने, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितनी जनता है जो बिजली जो कवर करती है, मतलब कितने हाउस होल्ड हैं जिनको बिजली मिलती है? और केरल का भी बता दीजिएगा, जम्मू कश्मीर का भी बता दीजिएगा और वेस्ट बंगाल का भी बता दीजिएगा। अरे सर आप आंकड़ा बता दीजिए ना। सरकारों ने, अरे अशोक जी आप आंकड़ा बता दीजिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले बोला था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया गया तो उत्तर प्रदेश की हालत वेस्ट बंगाल और केरल जैसी हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की कितनी % पॉपुलेशन जो है वो बिजली उसको मिलती है? केरल की कितनी है, जम्मू कश्मीर की कितनी, वेस्ट बंगाल की कितनी है? आप इस बात का जवाब दे दीजिए। चौधरी चरण बन रहे, लेकिन किसी ने दिया क्या? अरे देखिए गोल गोल घुमाने लगे। आंकड़ा प्रस्तुत करिए सर, आंकड़ा, किसानों के जेब में पैसा आंकड़ा दीजिए सर, आंकड़ा। किस पार्टी की सरकार ने? अरे सर वही तो बोल रहा हूँ, अगर आपने दिया तो आंकड़ा दे दीजिए ना। बेचने का काम, अरे सर आंकड़ा दे दिए सर, कितने हाउस होल्ड कवर है उत्तर प्रदेश के जहाँ बिजली आती है? और केरल वर्सेस वेस्ट बंगाल और वर्सेस जम्मू कश्मीर बता दीजिए सर। करने वाले हम लोग। अरे सर प्लीज भाषण ना दीजिए, आंकड़ा बता दीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब 2022 के चुनाव से पहले बोला था कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया गया तो उत्तर प्रदेश की हालत केरल, वेस्ट बंगाल और जम्मू कश्मीर जैसी हो जाएगी। आपने बिजली की बात की, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि कितने हाउस होल्ड उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं, कितने % हैं जिनको बिजली मिलती है वर्सेस वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर एंड केरल? अब आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप तो खाली घुमाना जानते हैं। अगर आप नहीं बता सकते तो मैं बता देता हूं, अगर आप नहीं बता सकते तो मैं बता देता हूँ। आलोक जी मैं बता दूं इनके लिए, इनकी नॉलेज की एनहांस हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ भी उजाला पहुँचाने का काम किया, यहाँ तक कि गोडा। चलिए आप आंकड़े गिनाते रह गए और उन्होंने देखिए अशोक जी ने कह दिया और उजाले की बात कर डाली। देखिए चलिए ठीक है, तो फर्क है जी ठीक है, लेकिन सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। चलिए मैं दिलीप यशवर्धन जी जरा आपके पास आ रहा हूं। इन सवालों और जवाबों के बीच आज बजट को लेकर कहा, ये बजट रंगीन करेगा
आने वाली होली, और अब होली का रंग भी अब नजर आने लगा है चटक। तो कितनी रंगीन इस बजट के बाद देख रहे हैं आप होली? ये तो देखिए केवल एक स्टेटमेंट है। बजट से होली कैसे रंगीन हो जाएगी? होली अभी महीना भी नहीं बचा है, 10-12 दिन बचे हैं। 10-12 दिन में क्या ये बजट को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? और अभी तो बजट तब तक लागू, ये तो आज पेश हुआ है ना बजट, अभी फाइनल नहीं हुआ है। अभी तो रखा जाएगा सदन में, तब ये फाइनल होगा। अभी कुछ घटेगा कुछ बढ़ेगा, तो ये पब्लिक को बस समझाने की बातें हैं कि होली रंगीन हो जाएगी। और लगता है कि सड़क पे चलने से हमारी होली रंगीन तब होती है आलोक जी, जब आदमी की जेब में पैसे होते हैं, जब उसकी परचेजिंग पावर होती है, जब वो अपने बच्चों को बढ़िया कपड़े दिलवा पाए होली में, अपने घर में नया फर्नीचर डलवा पाए, मेहमानों के लिए बढ़िया मिठाई और गुजिया बनवा पाए। वो तब होगा जब उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। और फाइनेंशियल ग्रोथ तब होगी, सरकार अपने एम्प्लॉयज को तो डीए दे देती है, भत्ता दे देती है, कभी कभी बोनस दे देती है, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ये सब तब कर पाती हैं जब उनकी बिजनेस ग्रो करता है। तो बिजनेस ग्रो करने के लिए तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया। और होली पर टैक्सेस की मार पे तो आपने कहीं छूट दी नहीं कि भाई होली पर जितना सामान आप खरीदेंगे उसमें कोई जीएसटी नहीं देना होगा। होली में एक हफ्ते के लिए आपकी सबकी बिजली फ्री हो गई, पानी पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, घर में आप रहेंगे तो हम उस पर कोई टैक्स नहीं लेंगे। या आप कुछ भी खरीदेंगे, होली पे जो दारू बिकेगी जम करके उस पे टैक्स की छूट क्या आपने दे दी? अगर वो दे देते तो पीने वालों की होली पक्का रंगीन हो जाती है। अच्छा, मुझे लगता है कि हो सकता है अब इस पे मैं अशोक जी का जरा सबसे पहले वर्जन ले लेता हूँ। हो सकता है कि कुछ ऐसी ब्रेकिंग न्यूज हो, जो कुछ सोच रखा हो, कोई बड़ा ऐलान। अशोक, कुछ ऐसा है क्या होली पक्का रंगीन हो होली भी अच्छी हो सके, रंगीन रंगों से सराब और होली? कुछ ऐसा है प्लान? तो जल्दी से बता दीजिए, वो आज की ब्रेकिंग न्यूज होगी। फिर होली अभी से लाइन लगना शुरू हो जाएगी, ऐलान किया और अभी से जश्न की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। जी जी अशोक जी, हाँ देखिए इनका सुझाव अच्छा है। अच्छा, निश्चित तौर पे इस पर हम मुझे पूरी उम्मीद थी अशोक जी, मुझे इस जवाब की आपसे पूरी उम्मीद थी कि आप शराब के ऊपर टैक्स कम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि आप चाहते हैं जनता मदहोश रहे और आपके इस बजट को ना समझ पाए, क्योंकि आप चाहते हैं कि जनता शराब के नशे में डूब जाए और आपकी अर्थव्यवस्था उसी शराब के नशे से, उसी शराब के पैसे से आपकी अर्थव्यवस्था सुधरती रहे और आपके बजट को वो ना समझ पाए। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप इस प्रस्ताव का समर्थन जरूर करेंगे। ये बड़ी दुखद बात है। तो आपने अपने 2023-24 के बजट में क्या सोचा? आलोक जी एक सेकेंड, ये बड़ी दुखद बात है कि 2023 और 24 का बजट आप पेश कर रहे हैं, जो कि 1 अप्रैल से लागू होगा, और उस बजट के अंदर आप मार्च में आने वाली होली रंगीन बता रहे हैं जनता की। इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है? देखिए बजट से डिबेट होते होते जान तक आ गई। देखिए अब अशोक जी, योजना बनी है साल भर के विकास की, तो निश्चित तौर पे आम जन उससे जुड़ा है, उसकी होली रंगीन होगी। कैसे होगी? कैसे होगी भाई? ये सब पूछ रहे हैं, ये तो बताइए पांडे जी, पूछ रहे हैं कैसे होगी, कैसे रंगीन होगी, क्या रंग बांटेंगे आप? देख रहा है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं की नाव में मंगला योजना के लिए, ऊपर शादी के लिए, बच्चे के 40,000 लोगों के सुधाई में नौकरी के लिए, कृषि यंत्रों की खरीद के लिए सब होली में दे देंगे माफी, तो निश्चित तौर पे उसके अंदर रंग अच्छा ठीक है। यानी कि ये सवाल तो भाई सुधा जी के लिए हुआ। सुधा जी, अब आप लोगों के लिए ये होली गिफ्ट है, अब कितना आप खुशी नजर आ रही? कोई हाँ आलोक जी, मेरा एक प्रश्न है, हाँ, पूछिए जल्दी से। हाँ, दो उज्ज्वला योजना पे फ्री मिलने वाला था होली और दीपावली पे, क्या वो मिल गया? क्या पता किसी को मिल गया हो, लेकिन हम लोगों को तो देखा नहीं किसी को मिलते हुए। बहुत इस तरह की बातें उज्ज्वला योजना से किसको और सबसे ज्यादा चुनाव के समय योजना से तो सबसे ज्यादा फायदेमंद अशोक भाई, आप जाके पता लगा लें। अशोक भाई, प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है। अशोक जी बता तो दीजिए किसको मिला है, ताकि वही कम से कम उसी सिलेंडर पर गुजिया तले कम से कम करके कुछ मेरे घर भेजिए, मैं 10 लोगों को दिखाता। अशोक जी चेक कर लीजिए आपके घर का सिलेंडर उज्ज्वला है कि नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता के घर का सिलेंडर अगर उज्ज्वला है तो भाई फिर मैं क्या कह सकता हूँ? चलिए भाई सुधा जी को अपनी बात रख लेने जी। हाँ सुधा जी अपनी बात रखिए। जी मेरा प्रश्न है, देखिए हंसी की बात तो अलग, क्या रंगीन करेंगे, कहाँ से रंग देंगे, ये तो अलग बात है। जब बात इस देश में, इस प्रदेश में मुद्दों की होती है तो प्रायोजित ढंग से नहीं कुछ लिखा होता है। सारे के सारे प्रवक्ताओं को देखा एक ही लाइन, एक ही शब्द, एक ही सुर बोला जाता है कि हमने ये कर दिया, हम ये कर देंगे।
अरे वर्तमान काल में रहिए आप लोग, भविष्य काल में काहे जीते हैं और काहे जीने में निवेश करते हैं आप लोगों ने तो पूरा जी, कर दिया है। एक फाइनल कमेंट जल्दी से जी फराज जी, आज के इस पेश हुए बजट को लेकर के एक फाइनल कमेंट आपसे भी जल्दी से 30 सेकंड में जी। देखिए आलोक जी, अभी होली के तोहफे की बात हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की जनता को 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन को बिलो पॉवर्टी लाइन में ढकेल करके ये होली का तोहफा दिया है, पहली बात। दूसरी बात यह कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि ऑन वेरियस हेड्स लास्ट में जो बजट इन्होंने पेश किया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसमें कितना खर्चा हुआ। फॉर एग्जांपल अभी हमारी बहन बात कर रही थी हेल्थ की, हेल्थ में 44,387 करोड़ का बजट प्रोविजन था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। मुझे पता है ये डेटा कि कितना % बजट यूटिलाइज हुआ, मगर भारतीय जनता पार्टी के मुंह से मैं सुनना चाहता हूं बिल्कुल हुआ तो कितना हुआ और उसका असर कितना नजर आया जमीन पर, यह भी देखना होगा। रोहित जी, एक फाइनल कमेंट आपसे भी जल्दी से। हाँ चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही से मुद्दा रह गया है कि किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहिए, और इन्होंने यही, क्योंकि ये एक लोकसभा के चुनाव को देखते हुए मद्देनजर ये बजट था, तो इन्होंने उसी तरीके से इस बजट का यूटिलाइजेशन करने का काम किया है, और पूरी तरीके से जनता निराश है, आम आदमी पूरी तरीके से परेशान है। परंतु भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को लुभाने की कोशिश की है इस बजट के अंदर, इसके अलावा इन्होंने जनता के हाथ तक कुछ भी नहीं पहुंचाया। दिलीप जी, एक फाइनल कमेंट आपसे भी आज के लिए। राजनीति को ध्यान में रखते हुए भी बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं आलोक जी। मैनपुरी को बहुत कुछ देने की बात करी गई है, आजमगढ़ को बहुत कुछ देने की बात करी गई है, और मैनपुरी और आजमगढ़ को सौगात देने का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये वोट केंद्रित सौगात है कि मैनपुरी और आजमगढ़ ताकि इनके खाते में आ जाए। 24 का चुनाव है, ठीक है, चुनाव के मद्देनजर आप डिक्लेरेशन करिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आम जनता को राहत दे दीजिए, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है साहब। बिल्कुल 30 सेकंड बस। अशोक जी, आपसे भी आज की डिबेट का सरकार की तरफ से फाइनल कमेंट जी। देखिए यह बजट सपा बसपा कांग्रेस को संतुष्ट न करने वाला बजट है लोकदल को, लेकिन जनता को संतुष्ट करने वाला बजट है। मैं तो जनता हूं भाई, जनता आपके पास बजट से संतुष्ट होती है, सब जनता ही है यहाँ पर। मैंने उनसे पहला सवाल भी इसीलिए किया कि एक आम महिला के तौर पर आकी, कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर। चलिए, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक पांडे जी आपका भी, सुधा जी आपका भी, रोहित अग्रवाल जी आपका भी, दिलीप यशवर्धन जी आपका भी, फराज किदवई जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज पेश हुआ बजट कहा जा रहा है अमृत काल का बजट है और सभी वर्गों को ध्यान में रख करके किया गया, लेकिन लगातार इसकी अवहेलना हो रही है, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन आने वाले समय में किस तरीके से धरातल पर इसका असर नजर आएगा, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नमस्कार।